हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए बजट 2024-25 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सरकार का लक्ष्य है विकसित भारत, और यह विकसित भारत का लक्ष्य कब तक का है? तो 2047 तक का। ठीक है। तो सबसे पहले इस बजट में 4 मुख्य जातियों पर ध्यान दिया गया है। वो देखते हैं 4 मुख्य जातियां कौन हैं। 4 मुख्य जातियों में गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता शामिल हैं। बजट का मुख्य विषय क्या रहा है? तो इसमें भी 4 सब्जेक्ट चुने गए हैं। फर्स्ट है रोजगार, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण, तीसरा है एमएसएमई, चौथा है मध्यम वर्ग। अब देखते हैं कि विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी। उसके बाद है इसमें राष्ट्रीय सहकारिता नीति। तो सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मनिर्भरता, तो तेलहन के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना है, जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी के उत्पादन को आगे बढ़ाना है, और तिलहन के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना है। उसके बाद है सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला। तो उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखला के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। देखिए इसमें नई किस्मों की शुरुआत की गई है। तो इसमें खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों के 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र के लिए 32 और बागवानी फसलों के लिए 109 हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज होंगे उसको जारी किए जाएंगे। इसके बाद प्राकृतिक कृषि पर फोकस किया गया है। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 एकड़ किसानों को प्रमाण पत्र ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। तो कितना? अगले 2 वर्ष में 1 करोड़ किसान। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए झींगा उत्पादन और निर्यात। तो झींगा की खेती, प्रसंस्करण, निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। तो अगले 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई का विस्तार किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना है। दूसरी जो प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, पीएम पैकेज। रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं चलाई जाएगी। योजना क में क्या है? पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए क्या है? तो सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा की गई है। योजना ख में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबंध रखने वाले जो होंगे, तो प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा की गई है। और योजना ग में क्या है? नियोक्ता को सहायता। सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे
50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आशा की गई है। देखिए, तो पीएम पैकेज में अन्य 4 योजनाएं शामिल है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाएं हॉस्टलों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना तथा शिशु गृहों की स्थापना करना है। सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण देगी और इससे प्रति वर्ष लगभग 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। तीसरा है, घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर भी प्रदान किया जाएगा और जो ऋण दी जाएगी 3% वार्षिक ब्याज की दर से दी जानी है। चौथा है, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। विकसित भारत की जो तीसरी महत्वपूर्ण पहलू है वो है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। पूर्वोदय, विकास भी विरासत भी। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्य के लिए योजना बनाई जाएगी। इस पूर्वोदय में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। देखिए, ये ध्यान रखना है, गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इसी में नेक्स्ट है, महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके अंतर्गत 63,000 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएगी। इसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोल्लावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड बनाया जा रहा है और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में ओरवाकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़क जैसी आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। तो 2 याद रखिएगा, कोपार्थी नोड बन रहा है और औद्योगिक गलियारा कौन सा हो गया? तो हैदराबाद बेंगलुरु। और ओरवाकल नोड जो हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर है, इसी में क्या आएगा? ओरवाकल नोड। यहाँ पर पानी, बिजली, रेल, सड़क जैसी जो भी आवश्यक अवसंरचना है उसका निर्माण किया जाना है। विकसित भारत की जो 4th प्राथमिकता है उसमें विनिर्माण और सेवाएं शामिल है। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल, ट्रेड्स में अनिवार्य अनबोर्डिंग के लिए इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। मुद्रा ऋण, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। खाद्य इरेडिकेशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाई की स्थापना होगी। स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता दी जाएगी।
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। वीजीएफ सहायता के साथ पीपीपी मॉडल में औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवास के साथ किराया आवासन निर्धारित किया जाएगा। घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया जाना है। इंटर्नशिप अवसर, इस पर मैंने लास्ट डीएनडी न्यूज में टोटल कवर किया था, वो देख लीजिए। 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रति माह 5,000 रुपये का भत्ता और 6,000 की एक कालिक सहायता दी जाएगी। तो देखिए, ये जो 5,000 रुपया है, इसमें से 4500 रुपये सरकार देगी और जो 500 रुपये होगा वो सीएसआर के थ्रू कंपनियां देगी। जो 5वीं प्राथमिकता है वो है शहरी विकास, स्टंप ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केट, ट्रांजिट उन्मुख विकास, जल प्रबंधन। तो देखिए, शहरी विकास के अंतर्गत स्टंप ड्यूटी, महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टंप ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना होगा। स्ट्रीट मार्केट, चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना की गई है। ट्रांजिट उन्मुख विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास का प्रावधान किया गया है। जल प्रबंधन, जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना तथा विश्वसनीय परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आवास संबंधी आवश्यकताएं, पीएम आवास योजना शहरी 2, इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं के लिए आवासों का निर्माण किया जाना है। अधिक उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां बनानी है तथा विनियमन लागू करना है। छठी जो प्राथमिकता है वो है ऊर्जा सुरक्षा, नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र का साथ पहल। ठीक है, तो नाभिकीय क्षेत्र में अब निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। उसके लिए भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना करेगा। मैं इस पर अलग से एक वीडियो आपको लाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास करेगा। पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी, बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए प्रयास किया जाएगा। AUSC ताप विद्युत संयंत्र, NTPC और भेल का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा लेखा परीक्षा, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। 60 क्लस्टरों में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा, अगले चरण में इसे 100 क्लस्टरों तक बढ़ाया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। 300 यूनिट तक प्रति माह उत्पादन हो सकता है। अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। 7वीं जो विकसित भारत की प्राथमिकता है वो है अवसंरचना। अवसंरचना के लिए 11,11,111 का प्रावधान किया गया है, जो जीडीपी का 3.4% है। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घ आवधिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए PMGSY का चरण 4 शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना का 4th चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 25,000 किलोमीटर के रोडों का निर्माण किया जाएगा, जो 12 मासी होगी और जो मुख्य सड़क से संपर्क में आएंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और संरचना के लिए कितना प्रावधान किया गया है, तो 11,11,111 और 1.5 लाख करोड़ तक राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सिंचाई और बाढ़ उपशमन, कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कोसी मेची कहाँ है, तो बिहार में। ठीक है, असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता राशि दी जानी है। और संरचना के अंतर्गत ही पर्यटन क्षेत्र को देखिए, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थान राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। ओडिशा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्यजीव अभयारण्यों, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तट के विकास के लिए सहायता राशि दी जाएगी। 8वीं जो विकसित भारत की प्राथमिकता है, उसमें नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास शामिल है। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जा रहा है। 9वीं जो प्राथमिकता है वो है अगली पीढ़ी के सुधार, ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य। सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण किया जाना है। शहरी क्षेत्रों में GIS मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाना है। भूमि की भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी और किसान रजिस्ट्री से भी इसे जोड़ा जाएगा। जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी, जलवायु अनुकूल और उपशमन से संबंधित निवेशों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। FDI और ओवरसीज निवेश, FDI को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। NPS वात्सल्य योजना एक शुरू की जा रही है। अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना होगी ये। डाटा संचालन में सुधार, आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन किया जाएगा। नई पेंशन योजना लागू की जा रही है। NPS संगत समस्याओं का समाधान करने, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने तथा राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक समाधान निकाला जाएगा। तो अब देखिए कुछ फिगर्स को याद रखना है। तो देखिए टोटल बजट जो है हमारा वो 48,20,512 करोड़ रुपए का है। आप
सामान्य सा ध्यान रखिएगा 48.2 लाख करोड़, लेकिन कई एग्जामों में टोटल फिगर पूछ लेते हैं। जब आप टीसीएस का पेपर देंगे तो उसमें तो 48,20,512, ठीक है। और इसमें जो राजस्व प्राप्ति है हमारा वो है 31,29,200 करोड़ का, और पूंजीगत प्राप्ति जो है वो है 16,91,312 करोड़ का। तो देखिए जो कुल प्राप्ति होती है और कुल व्यय जो होता है दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल है। तो आपको यहाँ ये फिगर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्व प्राप्ति है वो सर्वाधिक है किससे, पूंजीगत प्राप्तियों से, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ग्रेटर देन कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इसमें भी जो टैक्स रेवेन्यू है, तो देखिए राजस्व कर में जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से बनता है। तो टैक्स रेवेन्यू में जो कर राजस्व है वो है 25,83,499 करोड़, ठीक है। और कर भिन्न राजस्व जो है 5,45,701, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है कि जो कर राजस्व है वो ज्यादा है किससे, कर भिन्न राजस्व से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन वहीं हम अगर पूंजीगत प्राप्ति अर्थात कैपिटल रिसिप्ट्स में देखें तो सबसे ज्यादा हम उधार और अन्य देयता से प्राप्त करते हैं पैसे को। यह कितना है, 16,13,312, ठीक है। तो जो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज है उससे हम ज्यादा प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या आता है, तो अन्य प्राप्तियां, ये कितनी है, तो 50,000 करोड़, और ऋणों की वसूली कितनी है, तो 28,000 करोड़। तो इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको बस ध्यान रखना है पहला कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो ज्यादा होता है कैपिटल रिसिप्ट से। दूसरा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में जो टैक्स रेवेन्यू है उसकी भागीदारी ज्यादा होती है अपेक्षा नॉन टैक्स रेवेन्यू से। और कैपिटल रिसिप्ट में आपको ध्यान रखना है कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज का भाग ज्यादा होता है। अब ये देखिए कि रुपया कहां से आता है, रुपीज कम्स फ्रॉम, मतलब इस बजट में 2024-25 में सबसे ज्यादा किसकी भागीदारी है। तो सबसे ज्यादा जो रुपया आ रहा है अभी वो आ रहा है आपको बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। तो जो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट था उसमें बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 27 पैसे, ठीक है। अगर हम 100% माने तो 27% हो जाएगा। अगर 1 रुपए में देखें तो 27 पैसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आ रहा है वो है इनकम टैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, सेकेंड हो गया इनकम टैक्स, तीसरा जो है आपको वो जीएसटी से आ रहा है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे मैंने बोला था आपको कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जबकि इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स फिर आएगा, तो फर्स्ट नंबर हो गया बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, सेकेंड हो गया इनकम टैक्स, थर्ड हो गया जीएसटी, एंड फोर्थ हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। उसके बाद अन्य शुल्क जो है कई बार मिलान करने के लिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो वो भी देख लीजिए। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट का भागीदारी कितना है, 9%। ये ध्यान रखना है कि कस्टम ड्यूटीज की भागीदारी है 4 पैसे की या 4% की, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी उससे 1% ज्यादा है, मतलब 5 रुपए है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट हो गया बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, सेकेंड हो गया आपको इनकम टैक्स, थर्ड हो गया जीएसटी, फोर्थ हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, एंड फिफ्थ हो गया आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, और इतना ही। अब देखिए
कि रुपए कहाँ जाता है, हम कहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इस बार देखिए ये फिगर कुछ बदल गया है। पहले क्या था कि इंटरेस्ट पेमेंट हम ज्यादा कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 21 पैसा हो गया है, तो ये फर्स्ट नंबर पर आ गया। ठीक है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट अब सेकेंड नंबर पे है। थर्ड पे क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कितना है, 16% पे है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे हो गया। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, तो फोर्थ पे देखिए तो दो चीजें हैं। एक तो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो किया जाता है स्टेट को 9%, और अदर एक्सपेंडिचर ये भी 9% के साथ फोर्थ पोजीशन पे दोनों बरकरार हैं। फिफ्थ पे क्या है कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम और देखिए डिफेंस, ये दोनों 8% पे हैं, तो ये फिफ्थ पोजीशन पे शामिल है। और सिक्स पे क्या है, तो सब्सिडीज, तो सब्सिडीज इसके बाद आता है। और उसके बाद तो आप देख ही लीजिए पेंशन 4%। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि स्टेट के साथ जो शेयरिंग हो रही है टैक्स और ड्यूटीज की, उसका परसेंटेज हाई है। उसके बाद आता है हमारा क्या, इंटरेस्ट पेमेंट 19%, ये कितना था 21%। फिर तीसरे पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। फिर फोर्थ पे है अदर एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। और फिफ्थ पे है डिफेंस एंड साथ में सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिफिसिट के बारे में, घाटे का स्थिति क्या है। तो राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं, एक्चुअली इसको नॉर्मली आप समझना चाहें तो जो हम उधार ले रहे हैं मार्केट से या अदर, वही होता है ये घाटा। अन्य चीज भी शामिल है, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है, तो 4.9%। 2023-24 अंतरिम वास्तविक कितना था, तो 5.6%। तो ये दो फिगर आपको बस ध्यान रखना है। राजस्व घाटा कितना है, तो ये अनुमानित है 1.8%, और लास्ट कितना था 2.6%। फिर प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो ये है 0.6%, अनुमानित है कि इतना हम प्राप्त कर लेंगे, और पहले कितना था, तो 1.6%। प्राथमिक घाटा कितना है, तो पहले 2% पर था ये, अब इसको अनुमानित किया गया है 1.4% पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटा 4.9% रहने वाला है, राजस्व घाटा 1.8, प्रभावी राजस्व घाटा 0.6 एंड प्राथमिक घाटा 1.4। अब देखिए कर प्राप्तियों के रुझान, किसकी भागीदारी ज्यादा है। ठीक है, एक मोटा मोटी देख लीजिए। तो देखिए डायरेक्ट टैक्सेस कितना है, तो अनुमानित है 6.8%। ये टोटल जो है टैक्स रिसिप्ट कितना है 11.8% का, जिसमें हमारा जो है डायरेक्ट टैक्स कितना है 6.8%, और इनडायरेक्ट टैक्स से हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो 5%। देखिए इसमें हमें समझना क्या है कि जो 2020-21 है, ठीक है, उस समय हमारा जो डायरेक्ट टैक्स था 4.8% पर था, और इनडायरेक्ट टैक्स की भागीदारी ज्यादा थी, 5.4% थी। उसके बाद के वर्ष में देखिए तो 2021-22, 22-23, 23-24, इन सब में आप देखिए तो डायरेक्ट टैक्स की भागीदारी बढ़ती जा रही है। 2021-22 में यह 6% था, और अब बढ़ के अनुमानित कितना है 6.8%, और जो संशोधित है वो कितना है 6.6%। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जो है 5.5% पहले था, अब वो घट के कितने पर आ गया है,
तो 5% पर 5.5% कब था? 2021-22 में था। तो ये ट्रेंड भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। तो देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसकी भागीदारी कितनी है? 15.16 लाख करोड़ रुपए। तो क्या फिगर याद रखना है? नहीं, समझना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा एक्सपेंडिचर अभी सर्वाधिक है। अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर कितना है? तो 14.91 लाख करोड़। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर कितना है? तो 7.84 लाख करोड़। और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम पर कितना खर्च हो रहा है? तो 5.06 लाख करोड़। और अदर ग्रांट एंड लोन्स कितना है? तो 3.92 लाख करोड़। और फाइनेंस कमीशन ग्रांट कितना है? तो 1.32 लाख करोड़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए टोटल ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो रहा है? 15 लाख करोड़, ठीक है। तो इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 11.1 लाख करोड़ का। और ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स कितना है? संपत्ति का निर्माण, तो 3.9 लाख करोड़, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। देखिए तो टोटल ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, कितना पैसा केंद्र जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को देने वाली है। तो 2024-25 में जो अनुमानित राशि है वो है 23.49 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। जो रिवाइज्ड आया है उसमें क्या था कि 20.99 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब कितने किए जाएंगे? तो 23.49 लाख करोड़। अब देखिए व्यापार में आसानी, शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए कर संरचना में व्यापक समीक्षा की गई है। सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है। देखिए कैंसर की 3 और दवाओं पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट दे दी गई है। मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर बीसीडी घटाकर 15% कर दिया जाएगा। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% किया जाएगा। झींगा और फिश फीड पर बीसीडी घटाकर 5% करना है। साथ ही सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी जाएगी। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है। देखिए प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव क्या है? अनुपालन का बोझ कम करने के लिए उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान किया जाएगा। पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभों पर 12.5% कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष किया जाएगा। नेक्स्ट क्या किया गया है कि निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर समाप्त किया जाएगा। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था की जाएगी। विदेशी खनन कंपनियों, अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करना है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% की गई। तो देखिए नई कर व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। 17,500 तक की बचत होगी ऐसा माना जा रहा है। 0 से 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स, 3 से 7 लाख के स्लैब में 5% टैक्स, 7 से 10 लाख के बीच 10% टैक्स, 10 से 12 लाख के स्लैब में 15% टैक्स और 12 से 15 लाख के बीच 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है।
अब देखिए कुछ प्रमुख मदों के लिए व्यय कहाँ कहाँ एक्सपेंड हो रहा है। तो देखिए रक्षा क्षेत्र के लिए 4,54,773 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,880 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। कृषि एवं संवर्धन कार्यकलाप के लिए 1,51,851 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार गृह विभाग को 1,50,983, शिक्षा विभाग को 1,25,638, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार को 1,16,342, स्वास्थ्य क्षेत्र में 89,287 रुपये और ऊर्जा विभाग में 68,769 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जबकि समाज कल्याण विभाग को 56,501 करोड़ रुपए और वाणिज्य और उद्योग को 47,559 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो देखिए इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि सर्वाधिक जो खर्च हो रहा है इसमें सबसे पहले रक्षा विभाग फर्स्ट नंबर पर आएगा, ग्रामीण विकास पर सेकंड नंबर, कृषि और उससे संबंध क्रियाकलाप पर थर्ड नंबर पर। तो ये तीन याद रखिएगा, सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है। तो कुछ प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटित धनराशि देख लीजिए। तो देखिए मनरेगा पर 86,000 करोड़ दिया गया है, जो लास्ट टाइम 60,000 करोड़ से ज्यादा है। अनुसंधान और विकास परियोजना पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पर 2,228 करोड़ रुपए और औषधि उद्योग के लिए PLI स्कीम के तहत 2,143 करोड़ रुपए, मतलब लास्ट टाइम से ये लगभग दुगना के आसपास कह सकते हैं। ये 1,200 करोड़ से ट्रांसफर हुआ है और नाभिकीय ऊर्जा तो 5 गुना ज्यादा है। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 3,000 करोड़ दिए गए थे। सौर ऊर्जा में 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है और पहले कितना था 4970 करोड़। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण LPG 1,500 करोड़ रुपए। IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन, इसके लिए 3,849 करोड़ रुपए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी मिलेगा, जो सब्सिडी दी जाती है तो सब्सिडी जो सबसे ज्यादा दी जाती है वो दी जाती है खाद्यान्न पर, फूड पे, और उसके बाद फर्टिलाइजर आता है और देन पेट्रोलियम पर दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार बजट हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।